हेलो एवरीवन, डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से आए हैं हम फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि का ये नया लेक्चर आप लोगों के लिए। और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है आपको कराया था कि इसमें बताया था कि आपका जो है टेररिस्ट एक्ट किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो उसी को आगे कंटिन्यू हम यहाँ पे करते हैं। जब हम टेररिस्ट एक्ट की बात करते हैं यानी आतंकवाद का जो एक्ट है, यानी आतंकवाद जैसी जो गतिविधि है उसके लिए कौन सा सेक्शन है आपका भारतीय न्याय संहिता में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपका धारा 113 जो है वो आपकी बताती है, इसको डिफाइन करती है, इसका प्रोसीजर क्या है, और फिर इसमें इसके पनिशमेंट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सेक्शन 113 का सब क्लोज 1 ये कहता है कि बीएनएस डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट, यानी आपका जो एक तरीके से देखा जाए जो भारतीय न्याय संहिता है वो कैसे जो है डिफाइन करती है। उसमें कहता है कि टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यानी इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्ट यानी कृत्य जिसके द्वारा भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा आदि खतरे में हो, वो आपका आतंकवादी कृत्य टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा, ठीक है। टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन द इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, भारत या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाना या आतंक फैलाने की संभावना जो है वो भी आपका टेररिस्ट एक्ट मानी जाएगी। देखिए आईपीसी से ये धारा बिल्कुल जो है अलग है, नया इसमें जोड़ा गया है। देखिए क्या था कि टेररिज्म जो है वो क्या है कि केवल ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है भारत में रहकर भारत में ही जो है आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे जो टेररिस्ट एक्ट की श्रेणी में आता है, तब क्या है आप अब इसके लिए क्या है कि ये भारत में करें या भारत के बाहर किसी विदेश में करें, तब भी जो है ये आतंकवाद की श्रेणी में भारतीय न्याय संहिता उसको मानता है। ये इसमें जो है बताया गया है। चलिए उसके बाद इसमें इसके क्लोज ही हम पढ़ लेते हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या नेचर होगी आपकी आतंकवाद गतिविधि के बारे में। तो यहाँ पे अगर आतंकवाद का जो एक्ट है उसकी हम बात करें, जिसमें आपका किसी भी प्रकार का बम, डायनामाइट जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है, और साथ ही इसकी अगर हम बात करें अन्य पदार्थ जैसे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आपका, ठीक है, जो इन्फ्लेमेबल हो, ठीक है, और साथ ही ऐसा आग्नेयास्त्र यानी अग्निशस्त्र जो होते हैं वो भी इसमें आता है। बहुत घातक हथियार जैसे आपके गैसेस होती हैं जिनको हम नॉक्सियस गैसेस बोलते हैं, ठीक है, आपके जैविक हथियार, ऐसे खतरनाक हथियार जिसके द्वारा, ठीक है, जो किसी भी प्रकृति के हैं, चाहे वो रेडियोधर्मी हथियार हो, परमाणु हथियार हो, ये ऐसी कोई भी संभावना हो, इस टाइप के कितने भी घातक हथियार हैं वो जो है उनका जो प्रयोग है, उनके प्रयोग से अगर क्या होता है, डेथ ऑफ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन्स, यानी किसी व्यक्ति या व्यक्ति की मृत्यु या उसको चोट लगना, साथ ही लॉस ऑफ और डैमेज टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की हानि या क्षति या विनाश होना, ये सभी क्या है कि वो आतंकवाद गतिविधि माने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इसमें कह रहा है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज, यानी भारत या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवा में बाधा डालना या उत्पन्न करना आतंकवादी गतिविधि अधिनियम आतंकवादी गतिविधि या टेररिस्ट एक्ट या आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें बताया गया है डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, अगर आप भारत की मौद्रिक व्यवस्था को डैमेज करते हैं या मौद्रिक स्थिरता को खराब करते हैं, ठीक है, कैसे, नकली भारतीय कागज, मुद्रा, सिक्का या किसी अन्य सामग्री के उत्पादन या तस्करी या संचालन के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ये पहले नहीं था इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। अगर आप इसका सीधा मतलब है
अगर इसमें कोई भी व्यक्ति भारत का या भारत से बाहर का भारत की मौद्रिक जो स्थिरता है उसको अनस्टेबलाइज करता है, जैसे नकली मुद्रा चलाकर, जाली नोट, करेंसी चलती है ना काउंटरफिट मनी मार्केट में, ठीक है, या इस प्रकार का कोई भी कृत्य, नकली सिक्का डालकर। अब क्या था कि इससे पहले नकली सिक्का न्यूज़ सुनते थे कि नकली सिक्का ढालने पर वाले व्यक्ति को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद जो है जेल भेज दिया गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि उस पर टेररिस्ट एक्ट लगाया गया है, समझे ना। लेकिन अब ये जो है इसकी प्रकृति बदल गई है। अगर ऐसा कोई भी कृत्य करता हुआ पाया जाता है, जाली नोट का जो है उत्पादन करता है, ठीक है, जाली फर्जी सिक्कों की ढलाई करके उत्पादन करता है, तब भी वो आतंकवादी गतिविधि के अंदर माना जाएगा। ये आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 कहता है। समझ में आई बातें यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद भारत में या किसी विदेशी देश में किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना, ठीक है, जो भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उनकी किसी भी एजेंसी के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है यहाँ पे? ये मतलब है, ये नया इसमें इसलिए जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? देखिए, पहले क्या था कि अगर आप भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है, तो वहां पे जो है लीगली कुछ बनता है। अब माने कि भारत की एम्बेसी है कहाँ पे? कनाडा में। आप समझ रहे हैं? तो कनाडा में कुछ अराजकता तो क्या करे कि एम्बेसी पर हमला कर दें, तो ये तय करने का अधिकार कनाडा सरकार को था क्या वो कृत्य टेररिस्ट एक्ट में आता है या नहीं आता है। लेकिन हमने क्या किया कि अपने कानून में बाकायदा क्लोज डाला है, भारत सरकार, राज्य सरकार या भारत की कोई भी सार्वजनिक संपत्ति भारत में हो या भारत के बाहर हो, समझ रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ऐसा आपका भारतीय न्याय संहिता के क्लोज कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्यों डाला गया है इसमें, ठीक है। तो कोई भी अराजकता तो जो है भारत की संपत्ति भारत के बाहर भी है, उस पर भी जो है अगर कोई ऐसा कृत्य करता है उसका या उसको जो है डैमेज करने का या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है या ऐसा इरादा भी रखता है, तब भी उनके ऊपर जो है टाइम से पहले टेररिस्ट एक्ट लगा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपराधिक बल के बारे में, यानी आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से डराना या ऐसा करने का प्रयास करना कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बन सकता है। सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब ये ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक सर्विस ऑफिसर है जो लोक सेवक है, अगर उसको आप डरा रहे हैं या वो आपके डराने या धमकाने से आप आत्महत्या या कमिटेड टू सुसाइड कर लेता है, ठीक है, या उसकी मृत्यु का कारण जो है किसी न किसी वजह से वह व्यक्ति बनता है जो डरा धमका रहा है, तो वो भी जो है टेररिस्ट एक्ट की श्रेणी में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये कानून में जो है पहले कानून के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, अपहरण करना या भगा ले जाना और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देना या भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने से विरत रहने के लिए मजबूर करने के लिए कोई भी अन्य कार्य करना जो है वो आपका आतंकवादी गतिविधि जो है के अंतर्गत आता है। भारतीय न्याय संहिता इसका प्रावधान करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे चलते हैं। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं थोड़े से, यानी इसका स्पष्टीकरण ले लेते हैं। स्पष्टीकरण है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिला कप्तान, एसपी साहब जिसको बोलते हैं, shall decide whether to register the case under this section of under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA। अब इसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ? UAPA के साथ कनेक्ट करना है 1967 के साथ, ठीक है। तो UAPA एक्ट काफी लगता है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो ये कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी यह निर्णय लेगा कि इस धारा के तहत या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए या नहीं। तो ये जो है पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर नोट बिलो द रैंक, ठीक है। तो यानी एसपी कम से कम वो जो है पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। नीचे का अधिकारी से
ऊपर का लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी रैंक का जो है अधिकारी है, अगर उसको ये कृत्य पाए जाते हैं, बीएनएस ने पहचान कर दी है कि जो है बम फोड़ दिया है या क्या किया है कि जाली नोट चला दिया है, अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या काम करेगा कि अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता यानी आपका जो सेक्शन है बीएनएस का, उसके तहत ये केस रजिस्टर्ड होकर साथ ही जो हमारा कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967, इसके अंतर्गत ये कानून जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा। चलिए आगे, यह परिभाषा यूएपीए में दी गई परिभाषा से व्यापक है, जहां इसमें केवल उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्का या किसी अन्य सामग्री का उत्पादन, ठीक है, तस्करी या संचालन शामिल है, जबकि यह धारा 113 बीएनएस में नकली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्का, अन्य सामग्री का वर्णन भी करता है। तो यूएपीए जो था वो पहले इसमें जैसे कि जाली नोट चलाना या ऐसी एक्टिविटी करना यूएपीए के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था, लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता में इसको और ज्यादा जो है क्लैरिफाई करके इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके पनिशमेंट क्या हैं, क्या सजा हो सकती है इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पे बात करते हैं, 1 सेकेंड। चलिए तो यहां पे हम बात करते हैं अब इसके जो धारा 113 है, 113 का सब क्लोज 1 तो जो है डिफाइन कर देता है कि कौन कौन सी चीजें आपकी जो है आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। यहाँ पे 113 का जो 2 है, 1 सेकेंड, यानी धारा 113 का जो सब क्लोज 2 है वो ऑफेंस अगर आपके ऊपर जो है टेररिस्ट एक्ट कमिट हो जाता है, ठीक है, और उससे किसी की डेथ हो जाती है या कोई अन्य मामला या उससे भी ज्यादा मामला हो जाता है, तब जो क्या आपको पनिशमेंट होगा, यानी किसी आपकी जो एक्टिविटी है जो टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आती है, अगर उससे किसी व्यक्ति की डेथ या उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तब इसमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है, प्रावधान ये है कि या तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, सॉरी आपको नहीं, या जो भी इसको करेगा, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को या तो मृत्युदंड दिया जा सकता है या उसको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट फाइन के साथ यानी जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा इसमें हो सकती है। उसके बाद आता है आपका बीएनएस का 113 सब क्लोज 3, ये क्लोज ध्यान रखने चाहिए आपको, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अबेटिंग, ठीक है, ऑफेंस अगर आप अबेटिंग है या आपने अटेम्प्टिंग किया है या आपने कॉन्स्पायरिंग किया है या फैसिलिटेटिंग या कमीशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट एटसेट्रा, ये सारी चीजें अगर आपने की है, ठीक है, यानी आपने जो है ऐसा करने का प्रयास किया है, स्वयं किया है, या आपने सहायता की है, या आपने षड्यंत्र किया है, या आपने वो सुविधा प्रदान की है कि वो मतलब कि आपने जो है कहीं ना कहीं शरण देकर या किसी पैसा देकर कैसे भी जो है आपने सपोर्ट किया है यानी कमीशन किया है टेररिस्ट एक्ट के अंदर, तब जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा किया है उसको क्या सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 years, यानी जो है उसको 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है पूरे आजीवन के लिए, और जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है, या दोनों चीजें उसको हो सकती हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये पनिशमेंट है आपका, पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट। उसके बाद धारा 113 की अगर हम बात करें, अगर आपका हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसकी 113(4) क्या कहती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई कैंप ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऐसी जो है ऐसी सिचुएशन में लिप्त पाया जाता है, ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, यानी उसको भी 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, हालांकि इसको जो है लाइफ यानी आजीवन के लिए जुर्माने के साथ बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें दोनों ही ये सजा हो सकती है, तो ये भी इसमें बताया गया है। धारा 113(5) क्या कहती है आपके भारतीय न्याय संहिता की, ये कहती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व पाया जाता है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के रूप में या उसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, ठीक है, उसके लिए भी जो है पनिशमेंट का प्रोसीजर है, इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन दोनों हो सकते हैं, आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों उसको दिए जा सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं
आपका भारतीय न्याय संहिता का 113 का सब क्लोज 6 क्या कहता है? यह कहता है कि वॉलेंट्री हार्बरिंग और कंसीलिंग एनी पर्सन हु हैज कमिटेड ए टेररिस्ट एक्ट और इट्स अटेम्प्ट, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति किसने आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया है या आतंकवादी गतिविधि में जो है वो लिप्त है, उस व्यक्ति को अगर आपने शेल्टर दिया है या आपने उसको छुपाने का प्रयास किया है या किसी भी प्रकार की उसकी जो है सहायता की है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति को भी सजा हो सकती है जिसने ये काम किया है। उसके लिए पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 3 साल का जो है उसको क्या हो सकता है? कारावास, और ये कारावास जो है आगे भी जो है इंप्रिजनमेंट के रूप में बढ़ सकता है और ये आजीवन कारावास तक या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका सब क्लोज 7। इसमें देखा जाए तो नोइंगली पोसेसिंग एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट, अगर किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी पर्सन ने आतंकवादी कृत्य से जो है कमीशन लेकर या उनको शेल्टर देकर जैसे भी किसी प्रॉपर्टी को जो है प्रोसेस किया है, यानी किसी संपत्ति का अर्जन किया है, ठीक है, और उस संपत्ति का जो अर्जन है वो किस पैसे से है? वो टेररिज्म से आने वाला जो पैसा है, जो फंडिंग है, उससे है। तो ऐसे पर्सन के लिए भी जो है सजा है। इसमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो जितना भी आपका टेररिज्म वाला जो चैप्टर है उसकी अगर हम बात करें, उसमें कहीं भी सजा का प्रावधान कम नहीं है, यानी सजा का जो है जो प्रावधान किया गया है वो कड़े प्रावधान जिसमें पनिशमेंट के किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 1 सेकेंड। अब हम आते हैं, यहां पे हम बात करते हैं मर्डर बाय ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, सेक्शन 103 यानी धारा 103 जो है बीएनएस की, उसके थ्रू हम बात करें कुछ आधारों पर व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या, यानी व्यक्तियों का कोई समूह है, ग्रुप है, यानी पर्सन ऑफ ग्रुप है, उसके द्वारा अगर मर्डर कर दिया जाता है उसके लिए क्या जो है प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, अगर ऐसा कोई भी ग्रुप, ठीक है, पर्सन ऑफ ग्रुप है और कमिटिंग मर्डर हो जाता है यानी हत्या कर देते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो हत्या करने के लिए अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है बाय ए ग्रुप ऑफ 5, यानी कम से कम 5 या उससे ज़्यादा कोई भी लोग जो है इसमें जो है पाए जाते हैं, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है, उसके द्वारा ग्राउंड क्या है उनका हमला करने का? ग्राउंड है रेस, यानी कोई नस्लीय आधार है उनका, कास्टिज्म वाला आधार है, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, और कम्युनिटी या सांप्रदायिक आधार है, सेक्स यानी जेंडर वाला लिंग वाला आधार है, और पैलेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल 15 को मजबूती देने के लिए किया गया है। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें कम से कम 5 लोग हैं और वो जो है ऐसा आधार मानकर हमला करते हैं, यानी उनके अंदर देखा जाए तो नस्लीय जो है मानसिकता वाले लोग हैं या जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे हमले भारत में होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में देखा जाए तो भारत में ये पुरानी ये देखी जाए एक बिगड़ी हुई व्यवस्था है, तो भारत में जातीय आधार पर हमले होते आए हैं, तो इसलिए ये क्लोज इसमें डालना पड़ा। तो ऐसा अगर होता है, नस्ल, जातीय समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर एक साथ कार्य करना, ठीक है, तो ऐसी कोई हत्या होती है तो बीएनएस के तहत जो उन्हें सजा है डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। ठीक है, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) के तहत जो है उन्हें मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना भी देना होगा। ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य पर जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। अभी इस पर क्या है कि ऐसे हमलों पर जो है बहुत कड़े कानून भारतीय न्याय संहिता में बन गए हैं। ठीक है, अगर हत्या हो जाती है सामने, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, जो ग्रीवियस हर्ट ये आपका जो वर्ड है, इसका मतलब है कि अगर आप के साथ जो है विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, किसी पर्सन के द्वारा आप ग्रीवियस हर्ट हो जाते हैं। ग्रीवियस हर्ट का मतलब है कि जब उपहति आपकी हुई, अटैक हुआ आप पे और आपको गंभीर चोटें आ जाती हैं। ठीक है, कानून की भाषा में उसको ग्रीवियस हर्ट या हिंदी में गंभीर चोटें कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 116 जो है वो इसे डिफाइन करता है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें अलग से जो है देखा जाए तो इसमें जो गंभीर चोट की जो परिभाषा है
वो देखी जाए तो इसमें आईपीसी की तुलना में अंतरधारा 116H की अगर हम बात करें, कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित 15 दिनों के अंतराल के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द सहता रहता है, यानी ऐसी चोट आती है कम से कम 15 दिन तक जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे और एक दर्द सहे, तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आएगा। ठीक है, गंभीर चोट उसको ही कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि डिस्प्यूट हुआ तो चले लाठी भाले बरछे, और उससे क्या है कि गंभीर चोट तो आनी है, और वो जब आती है तो मिनिमम जो है 15 दिन वो है, कम से कम 15 दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज रहा हो, और या 15 दिनों तक वो हॉस्पिटलाइजेशन भी ना रहा हो उसका, 15 दिनों तक उसने दर्द झेला हो। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, दर्द जैसे कहीं चोट आ जाती है, सर फट जाता है, ठीक है, या कहीं पे भी ऐसी चोट आ जाती है, मेनली जो है सर वाली चोट जो है वो ज़्यादा गंभीर मानी जाती है, क्योंकि 10-15 दिन तक जो है व्यक्ति वो दर्द सहता है, या घुटना टूट जाए, पैर टूट जाए। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसको हम ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होता है कि 15 दिनों के अंतराल के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द में रहता है या अपने सामान्य कार्यों को करने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो ऐसे में आईपीसी के तहत उल्लिखित अवधि का अंतराल 20 दिन था, लेकिन ये अब कितना कर दिया है? 15 दिन कर दिया है। ठीक है, जब हम इंडियन पीनल कोड के सेक्शन पढ़ते थे तो वहां पे 20 डेज था, लेकिन यहाँ पे कितना कर दिया है? यहाँ पे कर दिया है 15 दिन। तो वो आपका डेफिनेशन है ये ग्रीवियस हर्ट की, तो आपका ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा, यानी एक तरीके से देखा जाए वो क्या होगा? गंभीर चोट की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी व्हाइल कोजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर ग्रीवियस हर्ट के कारण परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी स्थायी निशक्तता का सामना कर लेता है कोई भी बंदा, किसी बंदे के द्वारा जब उसको चोट पहुंचाई जाती है, उसके लिए सेक्शन 117(3) क्या कहता है? कोजिंग ग्रीवियस हर्ट टू ए पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट का जो कारण है, ग्रीवियस हर्ट का कारण है, जिससे वह व्यक्ति स्थायी विकलांगता या लगातार वानस्पतिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, यानी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर वो आ जाता है, तब क्या होता है? उसके लिए पनिशमेंट अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 1173 रिगोरस इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, यानी बीएनएस के तहत कम से कम 10 साल के लिए कठोर कारावास, रिगोरस इंप्रिजनमेंट। ठीक है, लेकिन इसको बाद में क्या है कि बट मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी इसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है, और रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ठीक है, जिससे बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए कारावास होता है। वो आप जानते हैं कि लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का मतलब ये है कि जब तक कि वो अब मृत्यु के नजदीक ना पहुंच जाए, उसको आजीवन कारावास कहते हैं। ऑफेंस की अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 117(3) बीएनएस की, तो ये आपका कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है, यानी गैर जमानती है। कल मैंने परिभाषा दोनों की बताई थी। ठीक है, संज्ञेय क्या होता है और आपका नॉन बेलेबल क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूं। संगीन अपराध में हत्या और जो है आपके संज्ञेय अपराध को हम संगीन आरोप भी कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें हत्या, लूट, डकैती और मारपीट, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। ऐसी मारपीट जैसी अभी हम समझा रहे हैं कि भाई व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, तो ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाते हैं। और नॉन बेलेबल इसलिए है क्योंकि थाने से आप इनकी जमानत नहीं करा सकते, आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी पुलिस, चार्जशीट फाइल करेगी। अब डिपेंड करता है कि आपका मामला वैध है या अवैध है, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि अवैध मामला भी हो सकता है। अब विवेक पर निर्भर करता है मैजिस्ट्रेट के, और मैजिस्ट्रेट का विवेक डिपेंड करता है एविडेंसेस के ऊपर। एविडेंसेस देखेगा और उसके बाद वो आपको बेल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो जहां पर जो बेल है वो न्यायाधीश के विवेक पर या मैजिस्ट्रेट के जो है विवेक पर निर्भर करे, वहां पे मामला जो है आपका नॉन बेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो नॉन बेलेबल है, और कम से कम सेशन कोर्ट में जो है ट्रायबल है, यानी इसका जो ट्रायल है कम से कम सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। ठीक है, जो भी हमारे सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो भी क्रिमिनल कोर्ट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ की बातें यहाँ पे चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन, सेक्शन 117(4), यानी 117 का 4 क्या कहता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू ए पर्सन बाय ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए
अगर 5 व्यक्तियों के द्वारा ग्रीवियस हर्ट होता है, जो अभी हमने पहले बताया था, उसका यहाँ पे पनिशमेंट क्या है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि नस्ल जो है, जाति, धर्म और इनके ऊपर जो है आधार मानकर व्यक्तिगत विश्वास, जन्म स्थान, समुदाय, लिंग, इनको आधार मानकर 5 व्यक्ति अगर जो है अटैक करते हैं, ठीक है, तब ग्रीवियस हर्ट का जो पनिशमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड 7 years एंड फाइन ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। ठीक है, तो कम से कम जो है उनको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 वर्ष तक का होगा और साथ में फाइन, जुर्माना भी होगा और ये प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। अपराध की प्रकृति की अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 117 सब क्लोज 4 अंडर फॉर द बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, तो ये कोग्निजेबल है, संज्ञेय है, नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती है और कम से कम सेशन कोर्ट द्वारा जो है इसका ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है, यानी धोखा देकर, छल कपट से, ठीक है, किसी भी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ, दोनों इस श्रेणी में आते हैं, इसमें महिला पुरुष वाला कोई मतलब है नहीं। अगर इसमें अगर हम बात करें तो ये जो मैटर है आपका, यानी अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को धोखा देकर, छल कपट करके, बहलाकर, फुसलाकर, नौकरी लगवाने का बहाना देकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब वो जो है आपका सेक्शन 69 बीएनएस में आता है, यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 में आता है। तो उसका मतलब क्या है कि किसी महिला के साथ छल कपट से या शादी का वादा करके या किसी भी प्रकार का ऐसा झूठा विश्वास लेके जो है यौन संबंध बनाता है, तो वह जो है संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये परिभाषा कौन देता है? आपका सेक्शन 69, यानी सेक्शन 69 कहता है कि वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो क्योंकि धोखा देकर ऐसी चीज करते हैं, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। यहां तक चीजें समझ में आई। आगे चलते हैं, चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं डिसीटफुल मीन्स क्या है, नहीं धोखेबाजी साधनों में शामिल कौन कौन से हैं, जैसे रोजगार देना, पदोन्नति का प्रलोभन देना या झूठा वादा करना, तो ये क्या आएंगे? डिसीटफुल एक्शन होंगे। या पहचान छिपाकर शादी करना, धारा 69 बीएनएस के तहत सजा की अगर हम बात करें तो 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना है, सजा भले ही अपराध जो है रेप की श्रेणी में ना आता हो, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, कठोर कारावास की इसमें सजा दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैंग रेप की। ठीक है, तो गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर एज 18 ईयर्स सेक्शन 70 सब क्लोज 2 बीएनएस, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं पनिशमेंट की अंडर सेक्शन 70/2 बीएनएस, यानी धारा 72 बीएनएस के तहत सजा की अगर हम बात करें आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास का मतलब समझ गए हैं, जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए आजीवन कारावास माना जाएगा। ठीक है, जुर्माना या मृत्युदंड तीनों हो सकते हैं। आजीवन कारावास, जुर्माना एक साथ हो सकते हैं, या दोनों नहीं है तो मृत्युदंड भी उसको दिया जा सकता है। सेक्शन 72 की बीएनएस की धारा की अगर हम बात करें तो ये आपने अभी तक जो सुना होगा, जो आईपीसी की 376 डीबी जो धारा होती थी 376, तो शॉर्ट में कह लेंगे भाई लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ पे 76 लग गई है भाई उसके ऊपर, तो ठीक है, वो 376 जो धारा होती थी इंडियन पिनल कोड, उसको इसने रिप्लेस किया है। यानी धारा 70 जो है वो किसको रिप्लेस करती है? 376 को रिप्लेस करती है। गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर एज 16 एंड 12 रेस्पेक्टिवली व्हिच हैव बीन डिलीटेड, तो ये इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। 16 और 12 से कम उम्र की महिला पर सामूहिक बलात्कार जिन्हें हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आई थिंक माना है हमारे कानून बनाने वालों ने कि ये 16 और 12 की कोई श्रेणी नहीं है, 18 से नीचे जो है जो भी अगर ऐसा होता है वो रेप की श्रेणी में आता है और उस पर कठोर कारावास हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब रेप की अगर हम बात करें तो रेप जो है आपका सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस में आता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो विवाहित महिला पति पत्नी के लिए सहमति की आयु इसमें जो है बताई गई है, वो कितनी होनी चाहिए? वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम कितनी? 18 वर्ष। इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, यानी अपवाद है। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध और यौन क्रिया करना जिससे पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये डिफाइन कर दिया है कि अगर जो है कोई हस्बैंड वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वुमेन की एज 18 ईयर्स है,
मेल की एज कुछ भी हो, मेन क्योंकि हमें रेप डिफाइन करना है तो हमें वुमेन से मतलब है। वुमेन अगर 80 एंड अबोव है तो दैट इज नॉट रेप, वो आपका बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये ऐसा कौन कहता है? आपका सेक्शन 63B जो हमारा रेप को डिफाइन करता है। आगे चलें, अंडर सेक्शन 375 आईपीसी द एज लिमिट 15 ईयर्स, यानी 375 में जो एज लिमिट थी वो कितनी थी? 15 ईयर थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की। धारा 64 ऑफ बीएनएस के तहत बलात्कार के लिए निर्धारित सजा वही है जो धारा 376 आईपीसी के तहत जो है निर्धारित सजा होती थी। चलिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसमें महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों को लिंग निरपेक्ष बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है इसको हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम सेक्शन की अगर हम बात करें, सेक्शन 76 बीएनएस है यहाँ पे सेक्शन जो है 77 बीएनएस है। यहाँ एक्यूज्ड हुएवर का मतलब है कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे एक्यूज्ड क्या है? हुएवर कोई भी हो। ऑफेंस असोल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, सेक्शन आईपीसी में क्या था? 354B था और एक्यूज्ड एनी मैन था। तो यहाँ पे क्या था कि अब यहाँ पे क्या गया है, क्यों हटाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, थोड़ा सा ध्यान से दे। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है आपका आईपीसी का। आईपीसी की धारा 354B 354C दोनों में जो है एक्यूज्ड जो है वो एनी मैन लिख दिया है। अब इसमें एनी मैन हटा के हुएवर कर दिया है, वो मैन हो वुमेन हो, ठीक है, कोई भी हो एक्यूज्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मैन ही होगा या वुमेन होगा। तो ये यहाँ पे कोई भी हटा दिया है। मैन का मतलब ये था कि इसका यहाँ पे कहने का मतलब था कि रेप जो है वो केवल पुरुष की तरफ से ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। रेप का जो है चार्ज अब महिला पे भी लग सकता है। महिला अगर किसी जो है 15 वर्ष या 14 वर्ष के किसी किशोर को जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसके साथ फोर्सफुली करती है तो वो भी जो है इसकी इस श्रेणी में आ सकती है। तो एक्यूज्ड हुएवर कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये इसको शब्द को बदल दिया है। तो द वर्ड मैन यूज्ड द सेक्शन 354B एंड 354C आईपीसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्ड हुएवर इन द सेक्शन 76 और 77। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना। ठीक है भाई, फॉरेन से जो है बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस देखे जाते हैं। विदेशी लड़कियों को जो है वो क्या है, सेक्स वर्कर के रूप में लाया जाता है। मेनली यहाँ पे बात लड़कियों की है, लड़कों को भी लाया जा रहा है आजकल। ठीक है, शायद आप इस चीज़ से जो है अनजान हो। मैं आपको बता दूं कि जो बाहर से बहुत सारे जो लड़के हैं उनको क्या है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर बुलाया जाता है। ठीक है, जिसको उनकी जो सोसाइटी है, उनका जो मुआशरा है, उसमें प्ले बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लड़के भी आ रहे हैं और फीमेल्स को भी लाया जा रहा है। अब लड़कों का जो आयात करने का सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर हम बात करें तो जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नाइजीरिया वगैरह, वहाँ से लाया जाता है। और फीमेल्स जो है वो रशिया जो कंट्री है वहाँ से लाया जाता है। और इनकी बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इसके लिए ये क्लोज जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए डाले गए हैं। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, धारा 141 जो है बीएनएस की, वो क्या कहती है? भारत के बाहर से किसी भी देश से भारत में आयात करना, अगर कोई आयात करता है मेल और फीमेल दोनों का, एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स और एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ऐसी कोई लड़की जो 21 वर्ष से कम आयु की है और ऐसा कोई लड़का जो 18 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो ऐसा कोई लड़की जो 21 वर्ष से कम आयु की है और ऐसा कोई लड़का जो 18 वर्ष से कम आयु का है, इस इरादे से यह जानते हुए कि ऐसी लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया या बहकाया या पैसा देकर लाया गया, कैसे भी किया, ठीक है, वो अपराध माना जाएगा। ये समझ में आई बातें? क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। अब इसके लिए चलिए अब सज़ा भी बता देते हैं, क्योंकि सज़ा जाननी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा कृत्य करने से पहले सभी नागरिकों को सोचना चाहिए भारत में कि हमारे सज़ा के प्रावधान क्या हैं और सज़ा क्यों दी जाती है। सजा आने वाले अपराध को रोकने के लिए दी जाती है कि आगे कोई ऐसा अपराध ना हो। तो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 141 ऑफ बीएनएस, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ठीक है, कारावास जो आपको 10 वर्ष तक एक्सटेंड किया जाता है और आपको फाइन भी देना पड़ता है
ऑफेंस अंडर सेक्शन 141 BNS हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल एज कंपेयर टू सेक्शन 366B IPC। जेंडर न्यूट्रल का मतलब है कि अब स्पेशली किसी जेंडर के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा। जैसे रेप वाले मामले में मैंने बताया कि उसमें एक्यूज्ड की जगह हुएवर इसलिए लिखा गया है क्योंकि उसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। एक्यूज्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। समझ में आई बात है? फीमेल भी जो है वो किसी के ऊपर रेप अटेम्प्ट कर सकती है, ऐसा आज का जो है आज के लिए प्रासंगिक है मानना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे ऑफेंस में जो है दोनों का आयात किया जाता है, मेल्स का भी आयात किया जाता है, यानी गर्ल और बॉय दोनों का आयात किया जाता है। दोनों के मैंने कृत्य अभी आपको समझा दिए। आजकल जो ये कल्चर चल रही है और जिसको हम जो है अर्बन कल्चर कहते हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी का परिणाम है कि ऐसे ऐसे कानून यहाँ पे हमारे देश में लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। जहाँ अपराध, अगर हम बात करें कि अपराध जो है केवल उसमें एक्यूज्ड केवल जो है देखा जाए मेल को ही रखा जाता था, ठीक है, और विक्टिम केवल महिला को रखा जाता था, तो इसको जेंडर न्यूट्रल का मतलब है कि महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी विक्टिम या एक्यूज्ड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, सो गाइज आज की जो क्लास है हमारी उसको यहीं पे जो है हम क्लोज करते हैं। मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? और क्लासेस छोड़िए, आपको जो है हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है ये सुनने में पढ़ने में कैसा लग रहा है? इससे होगा क्या कि आपका जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।